मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी तक किया मीनिंग ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारा कुछ किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एडवांटेज ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों यूज़ की जाती है। तो एडवांटेज है डिफरेंट पार्टीज़ को। पहली पार्टी है एडवांटेज टू द मैनेजमेंट का मतलब एम्प्लॉयर, एडवांटेज टू द एम्प्लॉय, एडवांटेज टू द सोसाइटी, एडवांटेज टू द नेशन। इन 4 पार्ट्स में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट करेंगे एडवांटेज टू द मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर को क्या एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने किया कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा डिपार्टमेंट लॉस में जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबल कौन सा है, अनप्रॉफिटेबल कौन सा है। प्रॉफिटेबल है उसको हम इंक्रीज कर सके, अनप्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट है उसको बंद किया जा सके, उसमें हेल्प करेगा कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओवरऑल रिजल्ट बताता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट बताता है। तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कौन सी है, अनप्रॉफिटेबल कौन सी है। जैसे कि मान लो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ए बी सी, तो ये बताएगा कि ए प्रॉफिटेबल है, बी प्रॉफिटेबल है या सी प्रॉफिटेबल है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, लॉस में कौन सा है, किस पे ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयर की, मैनेजमेंट की प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ का पता लगाने में। सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ द टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस को बोलते हैं कोटेशन प्राइस, या टेंडर प्राइस का मतलब है जो फ्यूचर प्राइस है। यानी कि मान लो कि मुझे 20 टेबल खरीदनी है, तो मैं 20 टेबल खरीदने के लिए मैं ये पूछती हूँ ए सेलर से कि आप 20 टेबल कितने में दोगे, बी से आप 20 टेबल कितने में दोगे, और सी से 20 टेबल आप कितने में दोगे, ताकि जो सबसे कम में देगा मैं उससे खरीदूंगी। अब कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट टेंडर प्राइस कैसे हेल्प करेगा ये, जैसे ए बी सी 3 है, ए बी सी, मैंने 20 टेबल खरीदनी है, लेकिन तीनों में से एक से खरीदूंगी जो सही देगा। तो ए क्या करेगा, 20 टेबल बनाने की मटीरियल कितनी लगेगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, और अदर एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, ये देखिएगा टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। इसी तरह बी देखेगा मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, और सी देखेगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने किया था एक्चुअल फिगर और एस्टिमेटेड। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सारा कुछ होने के बाद पता चलता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, आप एस्टिमेट भी लगा सकते हो। तो आप ए क्या करेगा, एस्टिमेट लगाएगा कि 20 टेबल बनाने की मेरे को कितनी मटीरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना एक्सपेंसेस। तो ये बता देगा कि हम आपको 20 टेबल देंगे 5000 में। इसी तरह ये बताएगा हम देंगे आपको 6000 में, ये कहेगा हम देंगे आपको 6500 में। तो आपको ये देखना है कि हमें कौन सा सस्ता पड़ रहा है, 5000 वाला। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग ए बी और सी की हेल्प कर रहा है टेंडर प्राइस निकालने के लिए, कि कोटेशन का प्राइस निकालने के लिए बिना बनाए हुए। अब उन्हें 20 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि ए पहले 20 टेबल बनाए फिर ये कहे कि इतने में पड़ेगी, बी 20 टेबल बनाए, मुझे खरीदनी दोनों तीनों में से एक, कोई एक सही है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंट्स बनाएंगे जिससे पता चलेगा ए को 20 टेबल बनाने की क्या कॉस्ट आती है। तो हेल्प कर रहा है कि एम्प्लॉयर को कि कैलकुलेशन करने में टेंडर प्राइस या कोटेशन का प्राइस। थर्ड है हेल्पफुल, हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डे टू डे डिसीजन लेने हैं, वो हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस पॉलिसी के। कितना मतलब प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा लगाना है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा लगाना है, तो ये हेल्प करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट ही नहीं है, तो आप ये बिजनेस पॉलिसी के डे टू डे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग कौन करती है, मैनेजमेंट उनको हेल्प करती है। हमने कल भी कहा कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हेल्प करेगी मेक और बाय डिसीजन लेने में। मेक और बाय, मेक और बाय का क्या मतलब है कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए या बाहर से खरीदना चाहिए। मेक और बाय डिसीजन लेने में, इस तरीके के डिसीजन लेने में हेल्प करती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि हमें और प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं, हमें दूसरी मार्केट में बेचना चाहिए या नहीं, कि हम सस्ता बना रहे हैं या नहीं, वो सारे हेल्प करेगी कौन, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग में मेक और बाय, परचेज करना चाहिए बाहर से, हमें खुद बनाना चाहिए, हमें सस्ता पड़ रहा है या नहीं, वो आपकी हेल्प करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। कंपेयर करना है हमें, देखो कंपेयर आपको करना है इंटर फर्म या इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म
इन द फर्म, विद इन द फर्म, आपको कंपैरिजन करना है विद इन द फर्म। विद इन द फर्म का मतलब लास्ट ईयर मेरी कितनी कॉस्ट आई थी उसको कंपेयर करना है इस साल की कॉस्ट से। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपैरिजन करना है। तो इसमें हेल्प करेगी आपकी कौन, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपैरिजन करने में, कि आप कॉस्ट निकालोगे, आपको कंपेयर करोगे, आप भी पिछले साल इतनी आई थी, इस साल इतनी आई है। तो इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल है। उसके बेस पे एक मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। अभी पिछले साल कॉस्ट 5,000 आई थी, अब 6,000 आ रही है, क्या फायदा, क्या फ़र्क है, इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, तो ये कंपैरिजन में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेन तो यही रहता है, देखो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट और कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट। तो हेल्प करती है कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करेगी कि मटेरियल, तीन चीज़ें ज़्यादा दिखती है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल हमारा वेस्ट ना हुआ हो, लेबर हमारे फ्री ना बैठे हो, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा ना लग रहे हो, इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी कॉस्ट को कंट्रोल करने में। और लास्ट है हेल्प इन चेकिंग मटेरियल कॉस्ट। हेल्प इन चेकिंग मटेरियल कॉस्ट का मतलब कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हमारी ज़्यादा ना लगे, इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम आगे बढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियस टेक्निक्स होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि मटेरियल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि ज़्यादा वेस्ट ना हो, लेबर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो कि वो फ्री ना बैठे। इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो हेल्प करती है मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने में कि वेस्टेज ना हो। वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि कैसे हेल्प करेगी। जैसे ये लेवल डिसाइड करती है, लेवल ऑफ स्टॉक, मैक्सिमम लेवल कितना रहना चाहिए हमारे पास मटेरियल का, मिनिमम कितना रहना चाहिए। देखो मैक्सिमम, जैसे अगर हमारे पास कोई भी हम प्रोडक्शन यूनिट है, हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक में 1,000 यूनिट मटेरियल पड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मान लो पड़ा है 5,000 यूनिट मटेरियल, इसका मतलब 4,000 फालतू पड़ा है, कैपिटल फालतू में वेस्ट हो रही है। इसी तरह अगर हमारे पास मिनिमम पड़ा होना चाहिए 500 यूनिट और हमारे पास पड़ा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मतलब आपके पास कम पड़ा है, कल को आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से एकदम लेके आओगे कच्चा माल। तो इसलिए हेल्प करता है मटेरियल को कंट्रोल करने में वेरियस टेक्निक के जरिए, मिनिमम लेवल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए, इस वजह से हेल्प करता है आपको कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर। एक मैनेजमेंट को हेल्प कर रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, उसको बता रहा है प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, आपको मेक और बाय डिसीजन लेना है, मेक मतलब बनाना है या डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी, टेंडर प्राइस निकालने में हेल्प करता है, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से क्या एडवांटेज है। क्लियर। नेक्स्ट हम करेंगे एडवांटेज टू द एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को क्या एडवांटेज है। देखो एम्प्लॉय को एडवांटेज कैसी होगी, फर्स्ट है बेटर वेजेस। एम्प्लॉय को बेटर वेजेस प्रोवाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटर वेजेस देखो कैसे, एम्प्लॉय बेटर वेजेस, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक यूज करता है, जैसे मिनिमम कितना लेवल मटेरियल का होना चाहिए, मैक्सिमम कितना, इसी तरह वो एम्प्लॉय के लिए भी काफ़ी टेक्निक यूज करता है, जैसे कि बोनस प्लान, सिंगल बोनस प्लान, ग्रुप बोनस प्लान। ठीक है, सिंगल बोनस प्लान का मतलब एक आदमी को कितना बोनस मिलना चाहिए अगर उसने काम किया है। ग्रुप बोनस प्लान का मतलब अगर उसने ग्रुप में काम किया तो उनको कैसे बोनस देना चाहिए। इस तरीके से लेबर के लिए भी काफ़ी टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि वो खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें कि उनको सही वेजेस मिल रही है। तो उनकी वेजेस के लिए काफ़ी टेक्निक यूज़ करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटर वेजेस प्रोवाइड करती है। अगर आपकी फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो हेल्प करेगी, एम्प्लॉय को मिलती है बेटर वेजेस, तो ये उनके लिए एडवांटेज है। सेकेंड है डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को आइडेंटिफाई करने में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब हम पहले से ही कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मान लो कोई सामान बनाना है और 2 वर्कर हैं ए और बी, हमने उनको कह दिया कि 100 रुपये की कॉस्ट आनी चाहिए ये सामान बनाने के लिए। क्लियर। अब ए ने वो बनाया 80 रुपये में, बी ने बनाया वो 120 रुपये में। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा एफिशिएंट वर्कर कौन सा है जो हमें कम कॉस्ट पे सही सामान बना रहा है। तो ये हेल्प करती है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को आइडेंटिफाई करने में। तो जो एफिशिएंट होगा उसको बोनस मिलेगा, जो इनएफिशिएंट होगा फिर उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये हेल्प करेगा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। ये देखो फायदेमंद कैसे एम्प्लॉय के लिए, अगर मैं एफिशिएंट हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा प्लान है जो एफिशिएंट को इनएफिशिएंट से अलग करता है। लेकिन मैं एफिशिएंट हूँ, दूसरा इनएफिशिएंट है और हम दोनों को बराबर मिल रहा है, तो मैं
सेटिस्फाइड नहीं रहूँगी। इसलिए ये क्या करते हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग करने में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब यूजिंग वेरियस लग्जरी गुड्स या वेरियस ऐसे गुड्स जो आपको क्या करे, रेपुटेशन इंक्रीज करे आपकी। तो ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, जब आप वर्कर को अच्छी वेजेस दे रहे हैं, जैसे हमने कहा वेजेस प्लान होते हैं, अगर आप सही काम करोगे तो आपको बोनस भी मिलेगा। जब आप वर्कर को अच्छी वेजेस दे रहे हैं तो उसके पास पैसा होगा, वो क्या करेगा, वो वॉशिंग मशीन खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा, टीवी खरीदेगा, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग उनके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सोशल रिकग्निशन ऑफ द वर्कर। सोशल रिकग्निशन का मतलब सोशल पहचान मिलती है उसको। अगर आप किसी रेपुटेटेड कंपनी में वर्कर भी हैं तो आपको पहचान मिलेगी। जैसे कि अगर इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंपनी है इतनी बड़ी, अगर उसमें एज ए वर्कर काम कर रहे हैं तो सोशल सोसाइटी क्या करेगी, रिकग्नाइज करेगी, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट है लो लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब लेबर का आना जाना। आना जाना का मतलब लेबर निकल रही है, छोड़ के जा रही है, फिर हम और भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ लेबर टर्नओवर क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि आप उनको बेटर वेजेस दे रहे हैं, बोनस प्लान दे रहे हैं आप उनको। इनएफिशिएंट एफिशिएंट में फ़र्क कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो वो छोड़ के क्यों जाएंगे। तो अगर वो छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपकी लेबर टर्नओवर रेट की क्या होगी, लो। ये देखो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ये मैनेजमेंट वाले में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि लो लेबर टर्नओवर है, आपको बारी बारी कोई छोड़ के जा रहा है, फिर आप विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोगों को रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उस खर्चे से आप बचेंगे। दूसरा, मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, मैं बारी बारी कंपनी बदल रही हूँ, तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। इसलिए लो लेबर टर्नओवर है, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, आप उनको अच्छी बेटर वेजेस दे रहे हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्राइक, लॉकआउट एंड डिस्प्यूट। स्ट्राइक, हड़ताल, तालाबंदी या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होता जहां कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम लागू है, क्योंकि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम लागू है तो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच में फ़र्क है। आप उनको बेटर वेजेस दे रहे हैं तो वो तालाबंदी या हड़ताल क्यों करेंगे। तो इसलिए एलिमिनेट होते हैं स्ट्राइक और लॉकआउट, जिससे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दोनों को बेनिफिट है। नेक्स्ट है मोर बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय। मोर बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय का मतलब जो एम्प्लॉय है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। बार्गेनिंग पावर ज़्यादा देखो कैसे है, अब आपको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फ़र्क हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग ने फ़र्क किया, एफिशिएंट ये वर्कर है, इनएफिशिएंट ये है। तो जो एफिशिएंट वर्कर है वो क्यों है, यानी कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब अगर वो छोड़ के जाएगा तो वो ये कहेगा मैनेजमेंट से कि मेरी सैलरी इतनी इंक्रीज कर दो, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैनेजमेंट को माननी पड़ती है कि देखो ये एफिशिएंट वर्कर है, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम यूज़ किया, हमें पता चला ये एफिशिएंट वर्कर है। तो बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ती है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर को उनकी माननी पड़ती है क्योंकि पता है कि ये एफिशिएंट वर्कर है। तो मोर बार्गेनिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर, ये है एम्प्लॉय को बेनिफिट, बेटर वेजेस, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा, अच्छी सोशल रिकग्निशन पहचान मिलती है उनको, और स्ट्राइक लॉकआउट वगैरह नहीं होता, लो लेबर टर्नओवर रहता है, ये सारे बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज टू द सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी को कैसे एडवांटेज है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना है और कॉस्ट को कैलकुलेट करना। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब कम कॉस्ट आनी चाहिए। तो क्वालिटी के प्रोडक्ट कम कॉस्ट पे अगर एक सोसाइटी को मिल रही हैं तो कस्टमर को कम क्वालिटी, कस्टमर को ज़्यादा क्वालिटी के कम कॉस्ट पे अगर प्रोडक्ट मिलते हैं तो सोसाइटी क्या है, खुश है। तो इससे सोसाइटी को बेनिफिट है कि एफिशिएंट लेबर है जो एफिशिएंसी से काम करते हैं, कॉस्ट कम आती है, तो सोसाइटी को क्या है, बेनिफिट है। क्लियर, सोसाइटी को ये बेनिफिट है कि कम कॉस्ट पे अच्छी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं सोसाइटी को। नेक्स्ट है एडवांटेज टू द नेशन। नेशन को क्या एडवांटेज है, देखो नेशन की क्या एडवांटेज है। अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट आ रही है कम, तो कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट बचेगा, सेल हो रही है आपकी, प्रॉफिट आपको क्या होगा, बचेगा। वो प्रॉफिट आप जोड़ के आगे जब आप अपना एक्सपेंड करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट और खोलेंगे, आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको कहीं बाहरी एजेंसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, विदेशों से लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा तो आपके पास है, क्योंकि कॉस्ट कमाने के कारण आपका पैसा क्या हो रहा है, बच रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। प्लगिंग बैक का मतलब वही प्रॉफिट आप अपने में यूटिलाइज कर लेना, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। बाहर से नहीं लेंगे तो बाहरी फाइनेंशियल एजेंसीज पे हम डिपेंड नहीं होंगे, हम विदेशों पे डिपेंड नहीं है लोन के लिए। तो ये नेशन के लिए क्या है,
एक बढ़िया है, नेशन को एडवांटेज है। तो ये नेशन को एडवांटेज रहेगी कि बाहरी एजेंसी से हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा, खुद का पैसा खुद के ही घर में लग रहा है। तो ये ऊपर से कस्टमर हैप्पी हैं, ऊपर से आपकी सोसाइटी हैप्पी है, क्योंकि सोसाइटी में कस्टमर आते हैं, सोसाइटी में एम्प्लॉय आते हैं जो खुश हैं। तो ये नेशन को क्या है, एक फ़ायदा। क्लियर है? ये एडवांटेज हैं चारों को मतलब एम्प्लॉय को, नेशन को एंड सोसाइटी को। क्लियर?